गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से एक नए पाठ को लेकर आए हैं। यह पाठ है व्याकरण में स्थित पाठ नंबर 4, जिसका नाम है शब्द विचार। क्या है? शब्द विचार। हमने क्या क्या सीखा? संधि करना, व्याकरण किसे कहते हैं उसको सीखा, फिर वर्ण विचार सीखा, वर्ण के क्या क्या होते हैं इनको भी सीखा। स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, फिर स्वर वर्णों के भेद होते हैं, व्यंजन वर्णों को भी भेद होते हैं, ये सभी को सीखा। आज हम क्या सीखेंगे? शब्द विचार। शब्द कैसे बनते हैं उसी को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। हम अगर कोई एक शब्द बनाते हैं तो क्या होता है? वो शब्द बनने से पहले हम कुछ वर्णों को जोड़ते हैं। जब वर्णों को जोड़ते हैं तो उस वर्ण का कोई अर्थ निकलता है, या उन वर्णों के मेल का क्या होता है, कुछ अर्थ निकलता है। तभी क्या होता है, कोई एक शब्द बन जाता है। अगर उनमें कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वो शब्द नहीं बनता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आप लोग को दे देता हूं। यहां देखिए, अगर मैं ब ओ ता ल, ब ओ की मात्रा ता ल, बोतल शब्द लिखता हूं तो यहां पर क्या होता है, अनेक वर्ण मिलकर बने हुए हैं, है कि नहीं? यहां पर ब है, फिर मात्रा है, फिर त है, फिर ल है। ये मिलकर क्या बना? एक शब्द बना। लेकिन इसी को अगर मैं अलग तरीके से लिखूं तो क्या इसका अर्थ निकलता है? आप लोग ध्यान दीजिए। ता ल, ता बो ला, क्या इसका अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। इसीलिए क्या कहा गया है शब्द विचार में, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल, यानी कि ऐसा मेल जिसका अर्थ होता है। अर्थ किस प्रकार से हुआ? ये हुआ एक बोतल, ठीक है? ये है एक बोतल, इसका अर्थ निकलता है, लेकिन इसका कोई भी ऐसा चित्र नहीं निकलता है कि तबोल कोई ऐसा शब्द है ही नहीं जिसका अर्थ हो सके या इसका कहीं पर प्रयोग हो सके। तो इसीलिए क्या कहा गया है, शब्दों का ऐसा मेल जिसका अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द बनने के लिए सिर्फ वर्ण होने से नहीं होता है, उसका अर्थ भी निकलना पड़ेगा, तब बनता है शब्द। अब हम क्या सीखेंगे? शब्दों के भेद। शब्दों के भेद होते हैं 4। पहला है अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, और अंत में प्रयोग के आधार पर। आधार यानी क्या है? किस प्रकार से हुए शब्द बने हुए हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, ये 2 भेद होते हैं। सार्थक में क्या होता है? कोई एक शब्द का अर्थ होता है, और निरर्थक में क्या होता है? कोई एक शब्द का अर्थ नहीं होता है। फिर भी उन शब्दों का कभी कभी हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सार्थक के लिए क्या होता है? तबला। तबला यानी एक वादन, ठीक है? एक वादन जो ढोल के तौर पर संगीत यानी गाना गाते समय इसका इस्तेमाल होता है, तबला। लेकिन खट, खट का कोई अर्थ ऐसा नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? निरर्थक। तो खट का शब्द का भी इस्तेमाल कभी कभी होता है। कब होता है? जब हम दरवाजा खटखट करते हैं तो वो होता है एक अर्थ, यानी हमें एक ही शब्द का प्रयोग ना करने पर, ठीक है, इसका प्रयोग ना करने पर भी हम तबला का अर्थ जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ना होने पर हम इसका अर्थ नहीं जानते। जब इसका किसी एक वाक्य में प्रयोग करते हैं खट शब्द का, तब हम इसको जान सकते हैं। अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद होते हैं। क्या होते हैं? अर्थ के आधार पर 4-5 भेद होते हैं। वे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द माने सूरज का क्या होता है? अलग अलग शब्द अर्थ होते हैं, नाम होते हैं। जैसे सूर्य भी कहा जाता है, भानु भी कहा जाता है, फिर रवि भी कहता है। फिर विलोम शब्द, विलोम यानी उल्टा अर्थ होगा, दिन का जो रात, फिर सुबह का शाम। विलोम शब्द के आधार पर भी अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी यानी अंबर। अंबर जब कहते हैं कपड़े को भी कहा जाता है और
आसमान को भी क्या कहते हैं, अंबर। फिर एक शब्द, हम एक शब्द, अनेक के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है, हमने सीखा है, ढेर बार सीखा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें तो क्या होता है, दिन में रात में घूमने वाला क्या होता है, निशाचर। तो एकार्थी शब्द, एक ही अर्थ, जैसे बोतल, बोतल बोलने से एक ही शब्द को कहा जाता है, उसका अन्य कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द, ये है अर्थ के आधार पर क्या हुआ, अलग अलग शब्द, ठीक है। अर्थ के आधार पर भी भेद होता है, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द, अनेक के लिए एक शब्द, फिर एकार्थी यानी एक ही अर्थ प्रतीत होने वाले शब्द। अब हम क्या करते हैं, शब्द भेद के दूसरा, स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर भी शब्द बनते हैं। स्रोत यानी क्या है, कहां से निकला हुआ, जिस प्रकार से गंगा नदी कहां से, हिमालय के एक जगह जिसका नाम है गंगोत्री, तो स्रोत है वो, एक जगह से गंगा नदी निकली हुई है, तो सारे भारत में ही वो छाई हुई है। भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए क्या होती है, सागर में मिल जाती है, भारत महासागर में मिल जाती है। तो क्या होता है, स्रोत के आधार पर भी क्या होता है, शब्दों का बनावट होता है। तो स्रोत के आधार पर, स्रोत यानी स्रोत कहां से है, वो शब्द कहां से बना, वो है, पहला है तत्सम। तत्सम शब्द यानी संस्कृत। आप सबको पता है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, पौराणिक समय यानी पुराने समय में संस्कृत भाषा को ही व्यवहार किया जाता था। तो धीरे धीरे ये हिंदी भाषा बन गया, तो धीरे धीरे विदेशियों से लोग आना शुरू किया, फिर विदेशी शब्द आए, फिर देशज यानी ना संस्कृत से, ना विदेशों से, ना संस्कृत से शब्द बने हुए नए हिंदी में आए हुए, ये शब्द कहा जाता है देशज। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये प्रकार के क्या होते हैं, शब्द होते हैं। तत्सम यानी संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्द एक उदाहरण ले, किस प्रकार से संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द पहला देता हूं क्या, घृत। घृत यानी हमारे हिंदी में क्या, तत्सम से जब हिंदी में लिया जाता है कुछ बदलाव करके, तो क्या बना हुआ है, घी। क्या बन गया, घी बन गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, तत्सम शब्द से जब संस्कृत शब्द में कुछ बदलाव किया जाता है तो क्या हुआ, तद्भव शब्द। तो यहां पर क्या हुआ, स्रोत के आधार पर संस्कृत से आया हुआ शब्द बन गया क्या, तद्भव। वैसे ही देशज, देशज यानी क्या है, ना संस्कृत से आए हुए या तद्भव, तत्सम से तद्भव बने हुए शब्द, ये है घी। घी शब्द जो है तद्भव बन गया। देशज क्या होता है, देशज शब्द झोला। झोला यानी क्या है, बेग। बेग को कहा जाता है झोला। घृत मतलब घी, देशज शब्द है झोला, देश में ही निकला हुआ। फिर विदेशी, हम आजकल कई ऐसे विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हर शब्दों में हम अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वे अंग्रेजी शब्द क्या है, जैसे कॉलेज, कॉलेज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलेज को शब्द को लिखते समय कैसे लिखा जाता है, यहां देखिए, कॉलेज शब्द को लिखते समय इस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखने का भी अलग एक ढंग होता है, तो उनमें बदलाव होते समय किस प्रकार से हम लिखते हैं, उनको भी उन पर भी क्या शब्द बनते हैं। कॉलेज, कॉलेज को हमारे यहाँ क्या कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं। यूनिवर्सिटी को क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द बने हुए हैं। तो इसीलिए स्रोत के आधार पर भी क्या होते हैं, शब्द के अलग अलग रूप होते हैं। तत्सम घृत, घी, फिर देशज झोला, फिर विदेशी शब्द क्या है, कॉलेज। ठीक है ना, तो स्रोत के आधार पर। अब हम तीसरा भेद पढ़ेंगे, क्या है, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी शब्द बनते हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो शब्द है वो क्या क्या हो सकते हैं, रूढ़ हो सकते हैं। रूढ़ यानी मूल, फिर यौगिक शब्द योग रूढ़, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए। रूढ़, रूढ़ यानी ऐसे शब्द जिनका किसी एक शब्द के साथ
मिलकर नहीं बना हो। जैसे पिता, पिता का अलग अलग नहीं किया जा सकता है, पिता को नहीं क्या नहीं किया जा सकता है, अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक ही शब्द है। लेकिन जब यौगिक बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। यौगिक में क्या होते हैं? दो शब्द मिलते हैं, राष्ट्र और पति। पति किसको कहा जाता है? पति यानी एक स्त्री के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें कहा जाता है पति। राष्ट्र यानी क्या है? देश। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्रपति कौन होते हैं? जो देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, प्रेसिडेंट, उनको कहा जाता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यौगिक शब्द भी है, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? रूढ़ शब्द जो ऐसे शब्द जिनका खंडित ना किया जा सकते, लेकिन इसको खंडित यानी भाग किया जा सकता है। दो शब्द मेल से क्या बना? राष्ट्र और पति। ये संधि नहीं है, ठीक है, अलग अलग, दो अलग अलग। संधि मतलब क्या था? दो वर्णों में मेल होता है। यहाँ पर दो शब्दों में मेल जो है वो होकर एक अलग अर्थ निकाल दिया गया, तब बना राष्ट्रपति। मूल शब्द रूढ़ यानी क्या? मूल शब्द। मूल शब्द पिता। पिता का कोई खंड नहीं होता है, कोई भी अलग करने में क्या पी या ता बन जाता है। तो इसीलिए पिता का कोई अर्थ नहीं होता है, यह निरर्थक होता है, सार्थक नहीं होता है। इसीलिए यह है रूढ़। यौगिक कोई एक नया अर्थ निकालता है दो शब्दों के मेल से। तीसरा है क्या? योग रूढ़। योग रूढ़ यानी क्या है? उदाहरण देखिए, योग रूढ़ में क्या होते हैं? दो ऐसे शब्द मिलते हैं, ठीक है, मिलकर कोई एक नया अर्थ नए व्यक्ति के बारे में बताते हैं, योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे नील प्लस कंठ। यहां नील मतलब नीला, कंठ मतलब क्या? गला। नील मतलब नीला रंग, यहां कंठ। नीलकंठ मतलब किसको कहा जाता है? नीलकंठ जो भगवान शिव जी को कहा गया है। तो योग रूढ़ में क्या होता है? कोई अलग ही अर्थ निकाला जाता है उस शब्दों के मेल से। यहाँ पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पहला था यौगिक। यौगिक में भी दो शब्दों के मेल से कोई एक शब्द बना है, लेकिन यहाँ सिर्फ राष्ट्र के ही बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ ना नीला के बारे में, रंग के बताया गया, ना कंठ के बारे में। यहाँ पर सिर्फ नीलकंठ बताया गया। किसके बारे में? शिव जी के बारे में। तो योग रूढ़ में इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ये भी है एक रचना के आधार पर किस प्रकार से शब्द बनते हैं, उसके आधार पर शब्दों का भेद। समझ गए ना? अंत में अब हम आते हैं शब्द के 4 नंबर वाले भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। फिर प्रयोग के शब्दों का भेद तो था, प्रयोग के आधार पर भी उसका अलग अलग भेद होते हैं। वह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद होते हैं। तो ये प्रथम 4 जो है इनमें बदलाव होता है। किसकी वजह से? लिंग या क्रिया या संज्ञा, सर्वनाम या वचन के वजह से परिवर्तन होता है। उसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो पहला है प्रयोग के आधार पर संज्ञा। संज्ञा यानी आप सबको पता है, संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो जगह का नाम क्या हो सकता है? या गायों का, पशुओं के नाम हो सकते हैं, फिर पक्षियों के नाम हो सकते हैं, नाम अलग अलग। तो संज्ञा, पहला संज्ञा हम अगर लें लड़का, लड़का भी एक संज्ञा ही है जो जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा भी होता है। तो संज्ञा में क्या होता है? अगर ये स्त्री, लिंग के वजह से क्या हो जाता है? बदलाव आता है, लड़का लड़की, बदलाव आया कि नहीं? लिंग के वजह से। फिर दूसरा वो सर्वनाम। सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जब हमें संज्ञा का बार बार प्रयोग ना करने पर वाक्यों को सरल बनाने के लिए सर्वनामों का वो घूम रहा था। राम बाजार गया, वो बाजार में घूम रहा था। तो राम को फिर से मैंने उसी शब्द को नहीं लाया, तो इसीलिए वो, अगर ये ढेर सारे लड़के घूम बाजार गए थे तो वे होगा, तो परिवर्तन हुआ। विशेषण में भी परिवर्तन होता है, जैसे काला लड़के के लिए, काली लड़की के लिए।
स्त्री के लिए। तो इस प्रकार इसमें भी परिवर्तन होता है, क्रिया में भी। अगर एक क्रिया हो रहा है तो एक ही होगा, खाया, फिर ढेर सारे अगर खाएंगे तो खाएं, तो इस प्रकार से क्रिया में। तो ये होते हैं विकारी शब्द, अविकारी नहीं, विकारी। विकारी यानी परिवर्तन होने वाले शब्द। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लड़का या घोड़ा तेज दौड़ रहा था, या लड़का तेज दौड़ रहा था। तेज में क्या होगा, कोई भी क्रिया विशेषण, काम के बारे में विशेषता बताई गई है। ये विशेषण क्या होगा, किसी एक चीज का, ठीक है, रंग का, किसी एक वस्तु का विशेषण, यहाँ काम का विशेषण, क्रिया विशेषण यानी काम का विशेषण बताया जाता है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है। फिर संबंध बोधक, किसी के संबंध, का, की, का, हाँ, इस प्रकार से संबंध का लिए में, पर, जब किसी को संबंध रखना हो, संबंध बोधक के लिए। फिर समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कोई एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने को कहा जाता है। फिर विस्मयादि बोधक, जब हम क्या होते हैं, चौंक जाते हैं, जब किसी एक चीज को देखकर, सांप को देखकर, अगर हमारे यहाँ सांप आ जाता है, अचानक से सांप आ गया, तो क्या होगा, अरे बाप रे इतना बड़ा सांप, हम ऐसे बोलेंगे, हम चौंक जाएंगे या डर जाएंगे। अपना जो मन का भाव जो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जब हम कहीं ऐसे शब्द निकालेंगे तो उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक शब्द। तो हमने शब्दों के 4 भेदों के नाम पढ़ा। क्या क्या था, अर्थ के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, स्रोत के आधार पर, अंत में क्या, प्रयोग के आधार पर। इन सब के बारे में शब्द विचार किया। तो आशा है मुझे कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ समझा होगा। अगर नहीं समझा है तो इस पाठ को आप लोग 2-3 बार फिर से पढ़ने की प्रयास करें उदाहरणों के साथ, और साथ ही जो पिछले पेज में दिए गए हैं प्रश्न उत्तर उनको भी फिर से दोबारा करने की प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।